नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे अध्याय जिसका नाम है उत्पादन के कारक। थोड़ी-सी मुश्किल लैंग्वेज है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ तो आपको हर एक चीज़, हर एक शब्द समझाकर जाऊँगा यहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको उत्पादन के कारक क्या होते हैं? यदि आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा उत्पादन के कारक क्या होते हैं। वे सभी संसाधन जो हमें किसी वस्तु के उत्पादन के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम बोलते हैं आपके उत्पादन के कारक। ठीक है? कोई भी चीज़ हमें बनानी है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, तो हमें कोई भी वे साधन जो हमें चाहिए उस चीज़ का उत्पादन करने के लिए जिन संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे, वे उत्पादन के कारक होते हैं। आपको उत्पादन के कारक की परिभाषा समझ में आ गई। उसके बाद था आपका व्यवसाय। व्यवसाय आपका क्या है कि हमें उत्पादन के कारकों को इकट्ठा करना है। क्या करना है? सबसे पहले उत्पादन के कारकों को इकट्ठा करना है और फिर हमें क्या करना है कि उनका एक साथ से प्रयोग करना है ताकि आर्थिक क्रियाएँ चालू हो सके, मतलब आप चीज़ को ही खरीद सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं अभी। तो उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि उत्पादन के जो कारक है ना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब आपको बता देता हूँ, ये व्यवसाय ही आपका होता है। तो सबसे पहले हमने भूमि के बारे में पढ़ लिया था कल और उसके साथ आपको पढ़ा था प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक। प्रौद्योगिकी क्या है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कारक है। ठीक है, इसको शामिल तो नहीं किया, लेकिन इसने कहा ये एक सहयोगी और महत्वपूर्ण कारक है, जिससे क्या होता है कि अगर हमारे पास टेक्निक है ना, तो हम जो सीमित कारक हमारे पास होंगे, सीमित संसाधन होंगे, तो भी हमारी उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी या फिर टेक्निक। आप इंग्लिश में अगर वर्ड यूज करना चाहते हो तो टेक्निक आप यूज करेंगे। प्रौद्योगिकी क्या है? किससे हम सीमित आपके कारकों के द्वारा हमारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर हमने इसके जो प्रकार थे, उत्पादक के कारक थे, तो पहला जो प्रकार था वो भूमि था भी, जो क्या है एक आपका प्राकृतिक संसाधन है भी। तो अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब केवल भूखंड नहीं है भी। ठीक है, तो उसको क्या है कि अपनी जरूरतों के हिसाब से भूमि चाहिए। कोई भी व्यवसायी है आपका, कोई भी उत्पादन करता है भी, ठीक है, जो कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई भी चीज लगाना चाहता है, ठीक है, तो उसको जो भूमि चाहिए वो किसके अनुसार? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चाहिए। आपको मैंने एग्जाम्पल भी समझा दिया था। यदि उसके उद्योग में जो वो उत्पादन करना चाहता है जिस चीज का, उसमें पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो उसको भूमि ऐसी चाहिए जहां पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो। ठीक है, यदि फिर वो सोलर लाइट लगाना चाहता है तो उसे उस जगह पे भूमि चाहिएगी जहां पे सूर्य की धूप बहुत ज्यादा निकलती हो। ठीक है, अगर उसमें लेबर का काम ज्यादा है, ठीक है, मतलब मजदूरों की बहुत ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे वह उस जगह पे क्या करेगा कि प्लांट लगाएगा जहां पे मजदूरी क्या हो, थोड़ी सस्ती और थोड़ा सा स्किल और उसको मजदूर मिल जाए। तो आप समझ गए कि भूमि हमारे किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ से केवल भौगोलिक भूखंड नहीं, तो इसमें मृदा, वन, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन भी सम्मिलित होते हैं। मतलब उनके आधार पर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें किस प्रकार की भूमि चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अध्याय में स्मरण करें, जहां हमने प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए विभिन्न संसाधनों में उनके उपयोग पर चर्चा की थी कि अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं और हम उनका किन प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। हमने पानी का उपयोग पढ़ा था, भूमि का उपयोग पढ़ा था, हर प्रकार के जो संसाधन है ना, उनका उपयोग पढ़ा था भी। व्यवसायी क्या करेगा? व्यवसाय मतलब उत्पादन करता ही है भी, ठीक है, कि व्यवसायी आवश्यक भूमि को या तो खरीदते हैं या एक निश्चित अवधि के लिए किराए पर ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? या तो उस भूमि को खरीद लेगा जो उसे चाहिए भी, जैसे आपका था होटल लगाना है किसी को, तो या तो उस होटल के लिए भूमि को खरीद लेगा या फिर क्या करेगा, वो करेगा कि उसको किराए पे ले लेगा 20 साल के लिए, 99 साल के लिए, 50 साल के लिए, जितना भी उसको उपयुक्त लगे। अब बताइए, उसको होटल बनाना था तो कौन सी भूमि उसको अच्छी रहेगी? वो रोड के जो पास होगी वो भूमि उसके लिए अच्छी होगी। तो इस प्रकार भूमि का निर्धारण किया जाता है। तो महत्वपूर्ण कारक कौन सा? आपका भूमि भी। अब हम बात करेंगे श्रम या मानव संसाधन की, ठीक है। पहले भूमि आपने खरीद ली, अब आपको चाहिए कर्मचारी, वर्कर काम करने के लिए। होटल वाली बात ध्यान में रखना।
तो देखिए, श्रम जिसमें शारीरिक और मानसिक योगदान शामिल है, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें आपको क्या है कि शारीरिक भी काम करना है और मानसिक रूप से मतलब आपको दिमाग का भी अपना यूज करना है। ठीक है, शारीरिक काम क्या होता है? शारीरिक काम में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको सिर्फ कहा जाता है कि ये चीज उठाकर वहां से रख दो, तो आप उस चीज को वहां पे रख देंगे। ठीक है, मानसिक होता है किसी आपको कंडीशन आपको हल करनी पड़ेगी। ठीक है, कि आपको सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़े, उसको हम बोलेंगे मानसिक रूप से भी। ठीक है, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। काश्तकार देखिए, अब काश्तकार है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को बोल दिया ये लकड़ी उठा के वहां पे रख दो, तो ये क्या आपका शारीरिक कामों से कोई दिमाग नहीं लगाना। अब काश्तकार है, उसको कहा कि इस लकड़ी से कुर्सी लगा दोगे, कुर्सी बना दो, तो क्या करेगा? वो दिमाग लगाना पड़ेगा ना उसको। तो ये इसके साथ साथ वो शारीरिक भी काम है और उसके लिए मानसिक काम भी है, मतलब दिमाग का यूज करना पड़ेगा भी। ठीक है, कृषक है, निर्माण शक्ति है, जो आपका निर्माण शक्ति, जो आपका मिस्त्री है, जो आपकी इमारत वगैरह बनाता है, उसको शिक्षक। आपको बताया था ना, चाहे उत्पादन आपको उत्पादन करे, चाहे सेवाओं का उत्पादन करे, आप चाहे वस्तुओं का उत्पादन करे, तो शिक्षक क्या करा? सेवाओं का उत्पादन। चिकित्सक अपने अपने कार्यों में विभिन्न स्तर पर शारीरिक शक्ति और ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कौशल क्या होता है? कौशल होता है किसी गतिविधि या कार्य को अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा सुचारू रूप से करने की क्षमता। कि कौशल है कि कोई भी चीज आप बार बार करते हैं ना, तो आप में क्या आ जाता है कि उस चीज को करने की आप या परफेक्ट हो जाते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं कौशल भी। उस चीज का किसी चीज का हम अभ्यास करवा के क्या है वो कौशल हासिल करते हैं। चाहे वो पढ़ाने का हो, जैसे एक टीचर है रोज रोज उसी कक्षा को बार बार पढ़ाएगा, तो उसमें पढ़ाने का क्या आ जाएगा? कौशल आ जाएगा भी। ठीक है, एक आपका जो ये बढ़ई है, कारपेंटर है, ये रोज एक ही प्रकार की कुर्सी बना रहा है, तो इसमें उस कुर्सी बनाने का क्या आ जाएगा? कौशल आ जाएगा भी। ठीक है, तो ये क्या था कि जब हम एक ही चीज को बार बार अभ्यास करके या किसी से सीख कर, जरूर नहीं आपको, आप किसी से सीख भी सकते हैं, प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, और जब हमें वो चीज आ जाती है तो हम कहते हैं हमें इस चीज का क्या आ गया? कौशल आ गया। तो कौशल का उपयोग करते हैं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से योगदान देता है। इसने कहा कि समाज की आवश्यकताएं भी। ठीक है, समाज की आवश्यकताएं मतलब आपको देखिए कितने प्रकार की आवश्यकता है, कहीं पे आपको डस्टर की आवश्यकता है, कहीं पे पेन की, कभी पुस्तकों की, कभी खाने की, कभी किस चीज की, कभी आप दुकान पे जाते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य के माध्यम से योगदान, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? अपने कार्य के माध्यम से योगदान देता है। ठीक है, बढ़ई है वो अलग प्रकार से, डॉक्टर है, शिक्षक है, या फिर कोई भी आपका दुकानदार है, हर एक व्यक्ति क्या है कि अपने कार्य के माध्यम से जो भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, और किसका निर्माण हो रहा है? सेवाओं का। सेवाएं आपको समझ में आ गई होंगी, जैसे शिक्षक है, आपका दुकानदार है, ये भी क्या आपकी सेवाएं, वो चीजों को बेच रहा है, बना नहीं रहा है। बता, अगर वो बनाएगा तो निर्माण आ जाएगा भी। ठीक है, निर्माण है, तो अगर किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि वस्तु का निर्माण है, यदि वो वस्तु अपने काम में किसी चीज का निर्माण नहीं कर रहा, इसका मतलब वो क्या कर रहा? वो सेवा दे रहा है, सेवाओं का सेवा दे रहा है। आपको आगे बात समझ में? तो जैसे आप सोचें किसान है, किसान क्या की फसलों को उगाकर फिर उससे अन्य चीजें बनेंगी, तो इस प्रकार वो उसमें योगदान दे रहा है। हमने एक उत्पादन प्रक्रिया पढ़ी थी ना, कि जब तक कोई चीज फाइनल नहीं बन जाती, उससे पहले वो उत्पादन प्रक्रिया में ही रहती है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के माध्यम से किसी वस्तु या फिर सेवा के निर्माण में योगदान देता है, किसी न किसी प्रकार से। मानव एक संसाधन के रूप में भी मनुष्य आर्थिक गतिविधि एवं उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसने कहा कि मनुष्य जो आर्थिक गतिविधि मतलब पैसे का जो लेन देन होता है, यहाँ पे आर्थिक गतिविधि है, और किसमें? उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पादन जो होता है ना, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने ज्ञान, कौशल और निर्णय निर्धारण क्षमता का उपयोग करते हुए, वे क्या करते हैं? अपने ज्ञान के माध्यम से, कौशल के माध्यम से और निर्णय निर्धारण क्षमता का उपयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। निर्णय निर्धारण क्षमता मतलब कि वो फैसला ले सकते हैं हमें किस प्रकार की चीज बनानी है, कितनी मात्रा में कोई वस्तु बनानी है। तो इस प्रकार से क्या है कि वो अपनी क्षमता का निर्णय निर्धारण करने की क्षमता का उपयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए जो पुलिस अधिकारी है, वो क्या है? कानून और व्यवस्था बनाए
रखता है। तो क्या है, आपको सेवाएं दे रहा है। क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है। किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहा है, वो क्या सेवाएं दे रहा है। वैज्ञानिक नई तकनीकों का आविष्कार करता है। रसोईया जो आपका शेफ होता है, नया व्यंजन तैयार करता है। तो इस प्रकार क्या है कि कोई ना कोई, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से आपके लिए निर्माण कर रहा है या फिर वो अपनी सेवाएं दे रहा है। अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए इन सभी जीवों को विशेष प्रकार के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। तो उसने कहा कि अपने इस कार्य को, जो भी कार्य उन्हें मिला है, ठीक, चाहे कोई भी कार्य मिला, चाहे आपको पढ़ने का कार्य मिला, मुझे पढ़ाने का कार्य मिला, डॉक्टर को इलाज करने का कार्य मिला, तो हर कहता कि हर व्यक्ति को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए सभी विशेष प्रकार के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। अगर आप डॉक्टर बनोगे तो वो वाला ज्ञान चाहिए, आपको डॉक्टर वाला। टीचर बनोगे तो आपको पढ़ाई का ज्ञान चाहिएगा। अगर आप मिस्त्री बनेंगे तो आपको कोई भी काम करने के लिए किसी प्रकार का विशेष कौशल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसके साथ ही इन सभी का अपने अपने कार्यों के प्रति समर्पण भी आवश्यक है। ये नहीं है कि आपका मन नहीं है और आप वो कार्य कर रहे हैं, आपको अपने काम के प्रति समर्पित भी होना पड़ेगा। शब्द श्रम का तात्पर्य उत्पादन में प्रयुक्त शारीरिक और मानसिक योगदान से है। ये बात आपको समझ में आएगी। श्रम का मतलब कि आपके उत्पादन में, श्रम का तात्पर्य उत्पादन में प्रयुक्त शारीरिक और मानसिक योगदान से। मैंने आपको बता दिया कि शारीरिक और मानसिक योगदान किस प्रकार से देते हैं। मतलब कि आपको अपना शरीर भी और अपना दिमाग भी उस काम में लगाना पड़ेगा, तभी वो काम अच्छे ढंग से हो पाएगा, और उसी को हम बोलते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पादन में शामिल होना भी। यद्यपि मानव पूंजी भी, अब ध्यान से सुना मेरी बात, एक नई टर्म आई इकोनॉमिक्स की, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी। मानव पूंजी से तात्पर्य उन विशिष्ट कौशलों, ज्ञान, क्षमताओं और विशेषताओं से है जो उस श्रम को करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी है कि जो ज्ञान आपको चाहिए, जो विशेषता आपको चाहिए उस काम को करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं, विशेषताओं को बोलते हैं मानव पूंजी भी। क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। जिसमें जितनी ज्यादा ये विशेषताएं होंगी वो उतना ही मानव पूंजी कहलाएगा। अब ध्यान से सुना भी। अतः मानव पूंजी केवल बुनियादी श्रम नहीं है, अपितु उस श्रम की गुणवत्ता और दक्षता का परिचय है। उसने कहा कि मानव पूंजी है ना, अब देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही काम आता है और एक व्यक्ति को 10 काम आते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये बताइए कि मानव पूंजी कौन, श्रम तो दोनों है, हम श्रम के तौर पर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मानव पूंजी है कौन सा बेहतर? आप कहेंगे सर जिसको 10 काम आते हैं ना, तो वो क्या है? आपका मानव पूंजी है। मान लो दोनों को एक ही काम आता है, दोनों काम क्या है? एक ही काम आता है, लेकिन एक को दूसरे से बढ़िया तरीके से वो काम करना आता है, तो आप कहेंगे सर जिसको बढ़िया तरीके से आता है वो बढ़िया मानव पूंजी है। लेकिन श्रम दोनों ही है, श्रम हम दोनों को ही बोल सकते हैं। आपको आई बात समझ में? इस तरह की मानव पूंजी केवल बुनियादी श्रम नहीं है, अपितु उस श्रम की गुणवत्ता और दक्षता का परिचायक भी है कि वो कितना बढ़िया काम कर सकता है। मानव पूंजी और श्रम क्या है कि मानव का मानसिक और शारीरिक रूप से जब उत्पादन करता है तो उसको हम श्रम बोलते हैं, लेकिन श्रम कितना आपका गुणवत्ता पूर्वक है, ठीक है, उसको कितना काम बढ़िया तरीके से आता है, उसको हम बोलते हैं मानव पूंजी बोलते हैं। अब आपको इसमें कोई आपको संबंध डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रशिक्षण आपको पता है, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण किसको बोलते हैं? ट्रेनिंग। क्योंकि ये वर्ड बीच में आएंगे ना फिर आपको परेशान करेंगे। एक बार देख लीजिए, यह किसी विशेष कार्य गतिविधि को करने के लिए आवश्यक कौशल को सीखने की प्रक्रिया है भी। वो प्रक्रिया, यदि हमें कोई काम करना है और उसको सीखने की कोई प्रक्रिया है तो उसको हम बोलते हैं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जिसको आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो उसको क्या है? प्रशिक्षण बोलते हैं। जब हम कोई चीज सीखते हैं ना तो वो क्या ट्रेनिंग, जैसे अब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एक किस्म से ट्रेनिंग ही है भी, ठीक है, आपका प्रशिक्षण ही है ये। और एक है आपका संज्ञानात्मक, इसको बोलते, इसका तात्पर्य सीखने, जानने और समझने की प्रक्रिया से है। इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक भी, जिसमें हम क्या करते हैं? सीखना, जानना और समझने की क्षमता रखते हैं ना, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक भी। अब इन वर्डों का हम यूज करेंगे और इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए मानव पूंजी के सहयोगी कारक शिक्षा और प्रशिक्षण में। शिक्षा और प्रशिक्षण, देखिए मानव पूंजी का मतलब क्या है कि हमें जो काम आता है उसको और बढ़िया तरीके से वो काम करना, बस यही आपकी क्या मानव पूंजी है। मानव पूंजी मतलब है कि आप जो काम करते हैं, जो आप श्रम करते हैं,
ठीक है, उसका और बेहतर बनाना। वो किस तरह हो सकता है? वो हो सकता है शिक्षा के माध्यम से और प्रशिक्षण के माध्यम से भी। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करती है। यह प्रक्रिया मूलभूत साक्षरता से आरंभ होकर विशिष्ट क्षेत्रों में निपुणता तक पहुंचती है। अब देखिए एक व्यक्ति है, आप कहेंगे सर ये व्यक्ति ए है, ये इसका जन्म हुआ, इसका क्या हुआ? जन्म हुआ, ये आगे स्कूल में नहीं गया, तो क्या ये एक बेहतर डॉक्टर बन पाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई भी काम ये जो पढ़ाई से रिलेटेड होगा वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या है? ये बेहतर श्रम तो कर लेगा, ये मनुष्य तो है, ठीक है, तो लेकिन ये क्या है? आपका मानव पूंजी नहीं बन पाएगा, खासकर पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र में। आपको आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? तो उसके लिए मानव पूंजी बनना मतलब आपको बेहतर क्वालिटी वाला काम करना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से अगर काम करना चाहते तो आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। तो ये कहता है कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता करती है। यह प्रक्रिया मूलभूत साक्षरता से आरंभ होकर, ये आपकी मूलभूत मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उस साक्षरता से आरंभ होकर, जहां आपने एबीसीडी सीखना स्टार्ट किया था, एनआर सीखना स्टार्ट किया, वहां से स्टार्ट होकर विशिष्ट क्षेत्रों में निपुणता तक पहुंचती है। और आप किसी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, 10वीं में 11वीं 12वीं जो आप पढ़ाई करेंगे और एक विशेष क्षेत्र में आप गुणवत्ता हासिल कर लेंगे, ठीक है, निपुणता हासिल कर लेंगे। आप विद्यालय में जो कुछ भी सीखते हैं वह आपके ज्ञान को समृद्ध करता है और आपको वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में योग्य बनाता है। ठीक है, अब देखिए कि आप सोचते होंगे कि आपको क्वेश्चन याद करवाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, ये किस लिए है? ये आपके ज्ञान को बढ़ावा देता है, ताकि आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपका दिमाग इतना विकसित हो चुका होगा कि आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे। वरना आप विचलित हो जाएंगे, यदि आप पढ़े नहीं होंगे तो आप क्या हो जाएंगे? विचलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सिविल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी डिजाइन और निर्माण सामग्री के सिद्धांतों को सीखता है भी, ठीक है, जिनका उपयोग आधारभूत संरचना जैसे सड़क और पुल के निर्माण में किया जाता है। ये कहता है कि जो सिविल इंजीनियर का जो विद्यार्थी है ना, सिविल इंजीनियर आगे एक शाखा होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग की, जिसमें वो नक्शे बनाना, किस प्रकार का दीवार कितनी मोटाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें सीखता है। सिविल इंजीनियर का विद्यार्थी डिजाइन और निर्माण सामग्री के सिद्धांतों को सीखता है, ठीक है, जिनका उपयोग आधारभूत संरचना जैसे सड़क और पुल के निर्माण में किया जाता है। फिर वो क्या करता है? वो पहले उसमें ट्रेनिंग में, शिक्षा में सीखता है किस प्रकार से सड़क बनानी चाहिए, किस प्रकार का उसमें मटेरियल यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, वो सारी चीजें सीखता है। और जब वो सिविल इंजीनियर बन जाता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, तो वो अपनी शिक्षा का उपयोग इस प्रकार से वो करता है। जब सड़क बनवाता है, वो आगे पुल बनवाता है, तो उसका उपयोग करता है। इसमें चुनौती एक दीर्घकालिक कम लागत वाले और पर्यावरण के अनुकूल समाधान तैयार करने की होती है, ठीक है। तो इसमें कहा कि इसमें जो चुनौती है वो क्या है? एक दीर्घकालिक, हमें काम जो करना है, जो पुल बनाना, जो चीज का निर्माण करना है, वो दीर्घकालिक करनी है, मतलब ऐसी चीज बनानी जो लंबे समय तक चले। दूसरी बात, उसमें लागत कम आनी चाहिए, खर्चा कम आना चाहिए, और पर्यावरण के अनुकूल समाधान तैयार करने की चुनौती है कि हमें क्या, कि पर्यावरण के अनुकूल भी काम करना। ये 3 प्रकार से काम हमें करने हैं। इसे निर्माण स्थलों के अवलोकन, सामग्री परीक्षण और सुरक्षा प्रक्रियाओं को समझने में व्यवहारिक अनुभव जैसे प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसने कहा कि अब इन चीजों को, इस प्रकार का काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि किस प्रकार से इस प्रकार से काम किया जा सकता है कि हम, उसकी लागत कम हो, वो चीज लंबे समय तक चले और आपका पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। आपको आगे बात समझ में, तो इसलिए आपको क्या, प्रशिक्षण जरूरी है। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा हमें क्या है कि बेहतर मानव बनाती है, मानव पूंजी बनाती है, जिससे हम क्या है कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसका हम आगे हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमें एक बेहतर क्या बनाती है कि ज्ञान प्राप्त करने व्यक्तियों की सहायता करते हैं। ये मूलभूत साक्षरता से आरंभ होकर आपके किसी विशेष क्षेत्र में आप निपुण हो जाते हैं, वहां तक पहुंचती है। और अगर आपको कोई ऐसा आपको कि जो है आपका, फिर इसमें चुनौती एक है कि जैसे आपको क्या करना है, कम खर्चा करना है, लंबे समय तक चले और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। यदि इस प्रकार का आपको काम करना तो आपको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको बताया गया शिक्षा और प्रशिक्षण है जो किसमें बढ़ावा देते हैं, जो आपको मानव पूंजी बनने में बढ़ावा देते हैं।
मानव पूंजी क्या होती है कि दो व्यक्ति काम करते हैं, जिस व्यक्ति को बढ़िया काम करने का तरीका आता है वही आपकी मानव पूंजी कहलाता है। अब हम स्वास्थ्य सेवा भी, अब स्वास्थ्य किस प्रकार से काम करेगा मानव पूंजी, मतलब हमें आदमी को बढ़िया बनाना है हमें, ठीक है। इसने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। इसने कहा कि जो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसी का जो संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है वही संज्ञानात्मक होता है कि आदमी में जानने की इच्छा, पूछने की इच्छा, सीखने की इच्छा, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास भी, ठीक है। यदि आदमी का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो उसमें सीखने, जानने और समझने की कोई भी इच्छा नहीं होगी। तो इसने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा, ठीक है, और आपसे सवाल भी पूछेगा तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा। इसमें बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से सीखते हैं। जब बच्चे स्वास्थ्य ठीक है ना तो आपके बच्चे क्या है कि इससे बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से सीखते हैं। इस प्रकार जब श्रमिकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है तब वे शारीरिक और मानसिक रूप से अपना श्रेष्ठ योगदान देने में सक्षम होते हैं। तो उसने कहा कि देखिए जब बच्चे स्वस्थ होते हैं ना तो रोज स्कूल जाते हैं, रोज वो सीखते हैं। इसी प्रकार यदि आपके जो श्रमिक है, मजदूर है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब ये शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़िया होते, स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो अपना काम भी क्या बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं और वे ये हो गया आपका कि अपना श्रेष्ठ योगदान देने में सक्षम होते हैं, कम समय में अधिक कार्य करते हैं, सृजनात्मक होते हैं, मतलब आपको ज्यादा उत्पादकता देते हैं और स्वास्थ्य कारणों से अवकाश भी नहीं लेते और वो आपकी छुट्टी भी नहीं देते। इसलिए मानव आपका उसमें मानव पूंजी में स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानव पूंजी का किस प्रकार से है कि हमें काम को बढ़िया ढंग से करवाना है तो आपका आदमी को शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, और उसको जो काम कर रहा है उसका प्रशिक्षण उसको जरूरी है, तो इससे वो काम और बढ़िया तरीके से करेगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी बात इसने बताई स्वास्थ्य की कि आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, जिससे क्या वो काम को लगातार करेगा, बढ़िया तरीके से करेगा और छुट्टी भी नहीं लेगा तो आपका काम और बढ़िया हो जाएगा। तो मेन मकसद क्या है, मानव पूंजी में आदमी का स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और उसको उस काम की प्रशिक्षण लेना चाहिए भी। आधारभूत संरचनाएं और स्वास्थ्य सेवा संबंधी व्यवस्थाएं भी, ठीक है। आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत संरचना आप समझ गए, जो आपको इमारतें बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, आपके पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ये आपकी क्या है आधारभूत संरचनाएं हैं। एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं जैसे अस्पताल है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, चिकित्सक, औषधालय, रोग परीक्षण केंद्र आदि मानव पूंजी को विकसित करने में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। अस्पताल पार्ट में तो क्योंकि ये क्या है आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए अगर आदमी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा तो आदमी जल्दी से क्या होगा, बीमार नहीं होगा, ठीक, बीमार होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो आदमी स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से वो क्या अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करेगा, ठीक है, और वो अपना 100% देगा, मतलब पूरे मन और तन के साथ वो काम करेगा, उसके मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा भी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, अब हम बात करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव की। हमने बात कर ली शिक्षा और प्रशिक्षण की, आपने खुद ने कहा है कि हाँ सर शिक्षा और प्रशिक्षण मानव को बेहतर मानव पूंजी बनाती है। आपने ये भी देख लिया कि स्वास्थ्य भी क्या है मानव पूंजी में बढ़ावा देती है। कठिन श्रम, स्तर सुधार एवं कार्य को भली भांति संपन्न करने की संस्कृति ने विभिन्न देशों की प्रगति में सहयोग किया है। कि कुछ देशों ने क्या किया, इस संस्कृति को ही अपना लिया। जब एक संस्कृति अपना लेते ना, हमें एक बढ़िया तरीके से काम करना है, कठिन श्रम करना मतलब हमें मेहनत करनी है, सतत सुधार करना, सतत सुधार का मतलब लगातार हमारे काम में सुधार करते हमें जाना है एवं कार्य को भली भांति संपन्न करने की संस्कृति ने विभिन्न देशों की प्रगति में सहयोग किया है। एक जापानी अवधारणा है, ठीक है, जिसका नाम है काइजेन। क्या नाम है, काइजेन नाम है, ठीक है, जिसका अर्थ है सतत सुधार, मतलब हमें लगातार सुधार करना। इस अवधारणा को जापान में 1940 के दशक के माध्यम से प्रयोग में लाया जा रहा है और इसे जापान को अपने निवासियों के लिए उच्च जीवन गुणवत्ता प्राप्त करने में सहायता
की है भी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण जर्मनी की कार्यनिष्ठा का है कि इन्होंने कुछ अवधारणाएं अपना ली, कुछ बेसिक ये मान लीजिए परंपराएं अपना ली जिसके अनुसार वो चल रहे हैं। तो इसका मतलब सतत सुधार का मतलब आपको लगातार सुधार करना है। जापान में इसको काइजेन कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि 1940 के दशक से मध्य में प्रयोग में लाया जा रहा है और इससे जापान को अपने निवासियों के लिए उच्च जीवन गुणवत्ता प्राप्त करने में सहायता की है भी। ठीक है, लगातार वो क्या है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें आज ना कल से बेहतर काम करना है, आज जैसा काम किया है उससे बेहतर हमें कल करना है। जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ, मुझे कल इससे बेहतर पढ़ाना है। कल का मतलब नहीं कल ही, कि आने वाले समय में लगातार उससे और बेहतर करना है। तो ये है आपकी आपकी ये काइजेन, जिसका अर्थ है सतत सुधार। उसके बाद हम बात करें उदाहरण, जर्मनी ने भी एक जो आपकी अवधारणा उसको पढ़ लिया कार्यनिष्ठा का, जिसकी जड़ें उसके इतिहास में गहरी हैं। जर्मनी अपने उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले औद्योगिक उत्पादों के लिए जाना जाता है। ठीक है, कार्यनिष्ठा मतलब वो कार्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है। जिस जो कार्य करे ना उसमें वो पूरा तन मन धन के साथ पूरी कार्य मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली वो काम करते हैं। कोई गड़बड़ी नहीं करनी, चाहे कम समय के लिए कर लीजिए लेकिन काम आपको बेहतरीन करना है। ये जो आपकी निष्ठा है ये आपकी जर्मनी में उन्होंने विकसित की। वे समयबद्धता, बारीकियों पर ध्यान एवं गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व देते हैं। ठीक है, वे क्या देते हैं, समयबद्धता, बारीकियों पर ध्यान, छोटी छोटी बातों पर ध्यान, गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनकी मानव पूंजी की विशेषताओं के तकनीकी और निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने में उनकी सहायता की है भी। तो इस कारण क्या हो गया कि इन विशेषताओं के कारण उनकी मानव पूंजी मतलब मानव में ये विशेषता होगी ना, तो इसके कारण क्या विश्व में अग्रणी क्षेत्र में वो आ चुके, मतलब कि टॉप देशों में आ चुके तकनीक और निर्माण के क्षेत्र में। आप कहेंगे सर ये कैसे विकसित होगी, ये बात हम भी करना चाहते हैं हमारे, ताकि हमारा जो मानव पूंजी है वो भी भारत का किस प्रकार से, आपको देखिए भारतीय मजदूर, भारतीय जो लोग काम करते हैं उनके विषय में देखिए भी। आप एक बार किसी भी ऑफिस में जाके देखिए, सरकारी ऑफिस में भी एक बार ऑफिस आएंगे 10 बजे का टाइम तो 10:30 बजे के करीब तो पहुंचेंगे, फिर आपका चाय वगैरह पियेंगे, फिर काम संभालेंगे। तो देखिए किस प्रकार की मानव पूंजी भारत में, लेकिन जर्मनी में इस प्रकार का नहीं। आप यही काम, आप कहेंगे सर बदले कैसे, आप यही काम आप भारतीय आर्मी में जाके देखिए, जो उनका शेड्यूल है वो फिक्स है 4 बजे उठना, 4 बजे उठना, 7 बजे काम करना। ठीक है, अगर मान लो किसी कमरे में सफाई करनी है और ऐसा लग रहा है कि सफाई पहले से हो चुकी है, मतलब कि सफाई करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो काम करेंगे। ये होती है आपकी कार्यनिष्ठा। और ऐसी ही जर्मनी और आपकी जापान है, इन लोगों में अपने देश के प्रति है भी। आपको आ रही बात समझ में? आइए एक लघु प्रयोग करते अपने परिवार एवं पड़ोस के 10 कार्य वयस्कों की एक सूची बनाइए, उनसे कार्यस्थल की संस्कृति का वर्णन करने के लिए कहे, इस विवरण को अपने सहपाठियों के साथ साझा करें और अपने क्या जाना है, ऐसे कौन कौन से विशेषण है जो अधिकतर प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, अपने आसपास जो काम करते हैं आपके पेरेंट्स से पूछना है कि आपके किस प्रकार से काम शुरू करते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, आपको अपने आप पता लग जाएगा अभी। चीजें क्लियर। अब हम देखते हैं मानव पूंजी की चुनौतियां, कि मानव पूंजी की चुनौतियां क्या है, तो इसमें क्या क्या निश्चित है। उत्पादकता देख लीजिए एक बार भी, एक निश्चित सामग्री में उत्पादन की मात्रा क्या कहलाती है, उत्पादकता। मान लो 1 घंटे में 10 चीजें बन रही हैं तो आपकी 10 चीजें प्रति घंटा की क्या है, उत्पादकता है। अगर वो आपकी 12 बना दी आपने आने वाले समय में तो आपकी उत्पादकता बढ़ गई, यदि 8 बढ़ा दी तो आपकी उत्पादकता घट गई। वयस्क साक्षरता दर में ये, और आपका 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं, अपने जीवन के विषय में एक छोटा सा एवं सरल कथन समझ सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं साक्षर व्यक्ति। 15 वर्ष से आयु के अधिक के व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं और अपने बारे में वो समझ सकते हैं, तो एक इसको हम क्या बोलते हैं, साक्षरता बोलते हैं। वो देखते हैं कि 100 में से कितने लोग ऐसे हैं भी, 15 लेनी उम्र के, जिनकी उम्र 15 से ज्यादा है उनमें से कितने लोग कर सकते हैं भी। तो ये आज का जो हमारा समय है 30 मिनट का लेक्चर वो समाप्त हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की चीजें आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। यदि आप कंप्लीट इसी प्रकार लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, कक्षा 8 के विद्यार्थी एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास वाला प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिए और बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।